ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम लोगों ने सैलरी का चैप्टर स्टार्ट किया था, इनकम अंडर द हेड सैलरी, और हम लोग क्या क्या कर चुके हैं एक बार अगर इंडेक्स चेक कर लोगे आप इसका, आपके सामने इंडेक्स फर्स्ट पेज के अंदर चार्जिंग सेक्शन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। चार्जिंग सेक्शन हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद डिडक्शन अभी हमने नहीं किया, पर इसमें से एक डिडक्शन हमने कर ली ना, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने कर लिया, बाकी की डिडक्शन अभी रहती है, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 10 वाले में देखो हमने क्या क्या कर लिया। हमने सेक्शन 10 वाले में ग्रेजुटी कर लिया, ग्रेजुटी के दोनों पार्ट कर लिया हमने। 10 वाले में हमने ग्रेजुटी के दोनों पार्ट कर लिए। फिर हमने 10I वाला भी 2I वाला भी कर लिया। हमने ये पार्ट भी कर लिया ग्रेजुटी का, पेंशन का पार्ट भी कर लिया, लीव वाला भी कर लिया, अदर वाला भी कर लिया, और ये रिट्रेचमेंट और वॉलेंट्री भी हमने कर लिया। लास्ट क्लास HRA हाउस रेंट अलाउंस ये भी हमने कर लिया। स्पेसिफाइड 1030 1014 ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अलाउंस वाला पार्ट कर रहे हैं, सैलरी वाला हो चुका है, अलाउंस वाला कर रहे हैं, और अलाउंस वाला भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था ना। हाँ, आज परक्यूजिट्स करना है स्टार्ट, तो आज परक्यूजिट्स का पार्ट करेंगे स्टार्ट। पेज नंबर 14 निकाल लो, पेज नंबर 14। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में बता रखा है परक्यूजिट्स। मेगा है ना नोट्स? हाँ ठीक है। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर क्या बता रखा है, परक्यूजिट्स क्या होती हैं। तो आपको पता है परक्यूजिट्स क्या होती है? हाँ, तो आपको क्या मिल रही है, एक प्रिविलेज मिल रही है, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अब बताओ ये जो प्रिविलेज मिलेगी, ये जो बेनिफिट्स मिलेंगे, ये कैश में मिलेंगे या काइंड में? कैश या काइंड, तो लिख लो यहाँ पे भी दोनों हो सकते हैं। कई बार बच्चों को यहाँ पे भी रहता है कि कैश होगा, या कई बार बच्चों को रहता है यहाँ पे काइंड होगा, बट बोथ है यहाँ पे, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंदर टोटल कितने इसमें H, मतलब टोटल H नहीं I, कितने हो गए नंबरिंग की फॉर्म में? 9 हो गए ना। टोटल 9 परक्यूजिट्स है हमारे पास। सबसे पहली कौन सी करेंगे? रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज के अंदर ही चार्ट है उसका, रेंट फ्री एकोमोडेशन का। तो सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन करेंगे, और डिटेल यहाँ पे दी है, डिटेल यहाँ से दे रखी है। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे इन्होंने बताया है इसको, क्योंकि वो ऊपर से चला हुआ आ रहा होगा ना। अच्छा, तो ये 7 ना मिसप्रिंट है, इसको 1 कर दो, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। उसके बाद नंबरिंग 2 आ रही होगी, देखो दूसरा जो पॉइंट आ रहा होगा ये आ रहा है ना। इसके बाद 1 2 3 ऐसे चल रहा होगा। ये चार्ट भी थोड़ा इधर उधर चला गया ये, ठीक है ना। तो ये मेरे साथ क्या करो, मेरे साथ चार्ट बना ही लो, मेरे साथ आप लोग चार्ट बना ही लो। लिखो जी,
perquisites which, लिख लो मेगा, which are taxable in case of all employees, तो क्या कह रहा है, perquisites which are taxable इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज के हाथ में ये perquisites क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। ये दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। कोई सा भी एम्प्लॉय हो, फिर गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई सा भी हो, सभी के हाथ में ये क्या है, टैक्सेबल है। नाम सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, RFA। RFA का मतलब क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। RFA का मतलब है रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर क्या कहानी है, दो बातें, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, या तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, या प्राइवेट सेक्टर में, कहां पे, आ जाओ, गुड मॉर्निंग, या कहां पे, प्राइवेट सेक्टर में, और एनी अदर एम्प्लॉय। हमने क्या स्टार्ट किया, perquisites, ठीक है। और सबसे पहले जो हम यहां पे लेने जा रहे हैं वो हमने क्या लिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट बोल लो, प्राइवेट सेक्टर बोल लो, एनी अदर एम्प्लॉय बोल लो, कोई सा भी बोल लो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, अब जो घर मिलेगा, क्या मिलेगा, घर, मतलब कि जो एकोमोडेशन आपको मिल रहा है वो कैसा होगा, या तो वो घर अनफर्निश्ड होगा, या तो वो घर क्या होगा, अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड समझते हो, ठीक है, खाली बस घर दे दिया रहने के लिए, खाली आपको घर दे दिया रहने के लिए। और दूसरी साइड में हम कह रहे हैं जो आपको घर दिया है वो फर्निश्ड है, दूसरी साइड में हम कह रहे हैं जो आपको घर दिया है वो क्या है, फर्निश्ड है। बना लो इतना, एक बार रिपीट कर दूंगा, पहले बना लो, ठीक है, सारा रिपीट कर दूंगा। अगर वो घर अनफर्निश्ड है तो क्या होगा, आराम आराम से बनाते रहो और लिखते रहो। अगर वो घर अनफर्निश्ड है तो क्या होगा, तो हमें, मुझे बताओ, टैक्सेबल करना है या एग्जम्प्ट करना है, यहां पे टैक्सेबल करना है, तो टैक्सेबल होना है वो पैसा। अब कितना पैसा टैक्सेबल होगा वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या लेना है, वैल्यू शैल बी license fees as determined by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या कहानी हो गई,
परक्यूजिट्स विच आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। परक्यूजिट्स का मतलब क्या है? बेनिफिट है, जो कि बेनिफिट हम अपने हायर क्लास ऑफ एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, सभी को नहीं देते हैं वैसे, ठीक है। और ये परक्यूजिट्स क्या है? टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉइज के केस में। ऑल एम्प्लॉइज का मतलब है कि वो एम्प्लॉय किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या प्राइवेट सेक्टर का हो, या एनी अदर एम्प्लॉय हो, कोई सा भी हो, हम कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है सर आरबीआई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा आपके, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो टैक्स का, उसमें क्या होगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आपको वहां सेंटी नहीं होना आरबीआई, एयर इंडिया, ठीक है ना, एसबीआई, आप देखते ही ओ भाई एसबीआई तो क्या है? गवर्नमेंट है, वो स्टैचुरी कॉर्पोरेशन है। वहां लिखा हुआ आ गया आईसीएसआई का एम्प्लॉय है, फिर तो हम कुछ ज्यादा ही सेंटी हो गए, है ना, हमारे मम्मी पापा की बात हो गई, मतलब एक तरीके से ज्यादा ही सेंटी हो गए। ऐसा नहीं होना है भाई। तो यहां पे अगर वो रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है पता ही है? जहां जॉब कर रहे हो कंपनी आपको रहने के लिए एकोमोडेशन दे रही है, रहने के लिए घर दे रही है। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो कैलकुलेशन अलग है, और अगर आप एनी अदर मतलब कि अदर देन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो कैलकुलेशन क्या है? अलग है। दोनों केस में कैलकुलेशन क्या है? अलग अलग है, ठीक। हमें ये चेक करना है कि जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस के अंदर क्या चेक करना है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एकोमोडेशन जो दिया गया है जो एकोमोडेशन दिया गया है वो अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है। तो ये चेक करेंगे अनफर्निश्ड या फर्निश्ड। अगर वो अनफर्निश्ड है तो उस केस में क्या करेंगे? उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? जो हमें टैक्सेबल करनी है, जो वैल्यू हमें टैक्सेबल करनी है वो वैल्यू कैसे निकलेगी? जो लाइसेंस फीस किसने डिटरमाइन की है? जो लाइसेंस फीस किसने डिटरमाइन कर रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी वहां पे लाइसेंस फीस डिटरमाइन कर रखी है वो फीस यहां पे ले ली जाएगी, ठीक। और क्या किया जाएगा? उस फीस को लेने के बाद उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा, मतलब कि ऐड कर दिया जाएगा उसे क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। किस में ऐड करना है? तो ऐड जो आपको करना है वो किस में ऐड करना है? ऐड करना है ग्रॉस सैलरी में। कहां ऐड करना है? ग्रॉस सैलरी के अंदर। तो ग्रॉस सैलरी में हमें ऐड करना है। समझ में आया या नहीं आया? वो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बता रखी होगी, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा, समझ में आ जाएगा। इसी के नीचे एग्जाम्पल 1 बताने जा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है जी। गरिमा ठीक है, मुस्कान ठीक। बाकी बैकअप आ गया था ना आपके पास? गुड, देख लिया था, फायदा क्या हुआ? अब कब देखोगे? आज बिजी चल रहे हो? ठीक है, चलो टाइम निकालो ना पर फटाफट, रात के टाइम पे, ठीक है। रिवाइज करो, मैं क्वेश्चन निकालता हूं आपके लिए, क्या बताया गया।
एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, सब कुछ कवर हो जाएगा उसके अंदर, A to Z कवर हो जाएगा। लिखो जी एग्जाम्पल, देखो क्या एग्जाम्पल है, लिख लो। कौन है बंदा? आर, मिस्टर आर है। अभी ये नहीं बताया कौन सा एम्प्लॉय है ना। तो एक है मिस्टर आर और उसकी क्या बता रखी है? रेम्युनरेशन। कौन से ईयर की? प्रीवियस ईयर 2021 की रेम्युनरेशन हमें बता रखी। सिंपल आपने लिखना है आर है मिस्टर और हमें उसकी सैलरी बता रखी है। रेम्युनरेशन, सैलरी वर्ड मत लिखना, रेम्युनरेशन बता रखी है। और क्या रेम्युनरेशन बता रखी है आपको? बेसिक सैलरी कितनी है? 24,000 रुपए पर मंथ। लिख लो बेसिक सैलरी 24,000 रुपए पर मंथ। तो बेसिक सैलरी है 24,000 रुपए पर मंथ। बेसिक सैलरी 24,000 रुपए पर मंथ। हाँ जी, और क्या है? डीए है, डीए में लिखो 40% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। सिंपल लिख लोगे ना, 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। 2,000 रुपए पर मंथ। सैलरी भी 24,000 रुपीज क्या है? पर मंथ है, 24,000 रुपीज पर मंथ। लंच अलाउंस कितना है? 400 रुपए पर मंथ। मेडिकल अलाउंस नहीं पहुंचे, मेडिकल अलाउंस कितना है? 1,000 रुपीज पर मंथ। नाम सुना है ना ये सब? मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनी। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी अलग होती है, पहले ही बताया था आपको। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है बड़ी बीमारी हो गई, हॉस्पिटल पहुंच गए। तो मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस को मर्ज मत कर देना, आपस में मिला मत देना। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 600 रुपए पर मंथ। बच्चे आ गए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो ना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो ये आ गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, चले आगे। आगे देखो जी क्या कहानी है, पहले सुन लो फिर लिखना। कहता है ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री एकोमोडेशन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर उसे रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है। तो लिख लो रेंट फ्री एकोमोडेशन कहां पे मिला है? दिल्ली में। आप सिंपल लिख लो ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन जो मिला है वो दिल्ली में मिला है, बस इतना लिख लो। पूरी लाइन थोड़ी ना लिखनी है। उसके बाद गरिमा क्या हुआ है? अगली लाइन पहले पढ़ूंगा फिर लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड, जो उसे फर्नीचर दिया गया। दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है कि सर जो उसे रहने के लिए घर दिया है वो फर्निश्ड है। तो रहने के लिए जो घर दिया गया वो फर्निश्ड है और उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है वो कितनी है? 2 लाख रुपए। तो लिख लो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है? 2 लाख रुपए। जो फर्नीचर दिया गया है सारा वो 2 लाख रुपए का है। जो फर्नीचर दिया गया है सारा वो 2 लाख रुपए का है। प्लस उसे 2 एसी दिए गए। 2 क्या प्रोवाइड करवाए गए? एसी। अब भाई जो ये 2 एसी उसको दिए हैं, इसकी कहानी में क्या है? ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कहानी में? देखो क्या लिखा है। विच हैव बीन टेकन ऑन हायर, कंपनी ने हायर किए हैं वो, मतलब कि कंपनी ने भाड़े पे, रेंट पे ले रखे हैं और कंपनी उनका जो हायर चार्जेस पे करती है वो 4,000 रुपए पर एनम पे करती है। मुझे बताओ एक का पे कर रही है या दोनों का? ईच लिखा है, प्रिया ने भी देख लिया था, ईच वर्ड लिखा हुआ है। तो भाई 2 का कितना हुआ? 8,000 रुपए। 2 का कितना हुआ? 8,000 रुपए। अच्छा, सालाना 8,000 रुपए हो गया। हाँ, इतना लिख लो। क्या लिखो? कहां तक पहुंच गए थे? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 2 लाख। आराम से भी रिपीट कर दूंगा,
कोई दिक्कत नहीं। 2 एसी, एक एसी का किराया 4,000 रुपये पर एनम, 4,000 रुपये पर एनम ईच। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए पार्ट में क्या बोल रहा है, कंप्यूट रेंट फ्री, कंप्यूट करनी है वैल्यू, वैल्यू निकालनी है रेंट फ्री एकोमोडेशन की, वैल्यू निकालनी है। कह रहा है अगर वो एकोमोडेशन केस 1 किसको प्रोवाइड करवाया गया है, देखो साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो, मान लो, इसलिए ऊपर बताया नहीं था कौन सा एम्प्लॉई है। अब अलग अलग केस ले लेंगे, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, एनी अदर है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और सरकार के अनुसार इस एकोमोडेशन का किराया कितना बनता है, 1,000 रुपये महीना। तो ये सरकार का किराया है 1,000 रुपये महीना। केस ए लिख लो, क्या कंप्यूट करना है, वैल्यू निकालनी किसकी, रेंट फ्री एकोमोडेशन की। अच्छा, उस वैल्यू को निकाल के क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। वेरी गुड, ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। तो पहले केस में कौन सा एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के अनुसार वहां पे जो किराया तय किया गया है वो 1,000 रुपये महीना किराया है। उसके बाद सेकंड केस में किसका एम्प्लॉई है, आरबीआई का। अब्सेंट ही नहीं होना कि ये गवर्नमेंट हो गया ना, आरबीआई प्राइवेट सेक्टर, एनी अदर। एंड द एकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट बाय आरबीआई, आरबीआई ने ही रेंट पे ले रखा है वो एकोमोडेशन, पर अपने एम्प्लॉय से रेंट नहीं लेते वो, तो आरबीआई ने क्या कर रखा होगा, वो पूरी सोसाइटी रेंट पे ले रखी होगी। तो एक घर का हमें किराया बता रहे हैं जी, एक घर का जो किराया बनता है वो 10,000 रुपये पर मंथ बनता है। तो आरबीआई ने रेंट पे ले रखा है और आरबीआई एक घर का कितना रेंट पे कर रही है, 10,000 रुपये महीना। दूसरा केस लिख लो, दूसरा केस लिख लो। उसके बाद तीसरा केस, ये बंदा कहां काम करता है, XYZ लिमिटेड के अंदर। कहां काम करता है, XYZ लिमिटेड के अंदर। अभी आर्यंश पूरा रिपीट कर रहा हूं, आराम से बस देखो। तो XYZ लिमिटेड के अंदर ये बंदा काम करता है और रेंट कितना है जी, कंपनी रेंट पे कर रही है 10,000 रुपये महीना। कंपनी रेंट पे कर रही है 10,000 रुपये महीना। आरबीआई भी 10,000 रुपये पे कर रही थी, दोनों का सेम दिया हुआ है। चेंज कर दूं, चेंज कर दूं, सेम है ना। इसको 15,000 रुपये कर देता हूं, आप 15 कर लें जी, इसको 15,000 रुपये कर लेते हैं, क्योंकि अगर सेम हो जाएगा ना तो बताऊंगा क्या चक्कर है, फिर वो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। मैं इसलिए अलग करवा दिया, 15,000 करवा दिया, 15,000 रुपये करवा दिए। 3 केस पार्ट ए के, ये हमारा पार्ट ए था, इसके 3 केस। अब पार्ट बी क्या है, बढ़िया कहानी पार्ट बी की। और क्या कहानी है पार्ट बी की, पार्ट बी की कहानी है कि ये बताओ कि अगर वो एम्प्लॉय क्या ऑप्ट कर ले, 115 बीएसी, जान नहीं छोड़ेगा आपकी। वो अलाउंस के अंदर बताया था 115 बीएसी की कहानी क्या थी, अलाउंस के अंदर, ठीक है ना। अब किसके अंदर देख रहे हैं 115 बीएसी, परक्यूसिट्स के अंदर, ठीक। बाद में बात करेंगे 115 बीएसी की क्या है, पर एक पार्ट 1 मूवी है के ए और दूसरी बी। जो पार्ट 1 मूवी है उसके 3 केस बनवाए हैं आपको, ठीक। अब जो बच्चे अभी आए, लिख लिया इतना, लिख लिया है सबने, ठीक है।
जो बच्चे अभी आए अब उनके लिए रिपीट कर देते हैं फटाफट और आपका रिवाइज हो जाएगा। आज की क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना था, शिखा? परक्यूसिट्स, ये टॉपिक स्टार्ट करना था हमें। सारे बच्चे यहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे। परक्यूसिट्स का मतलब क्या है? एक बेनिफिट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? बेनिफिट। सबको आवाज लगानी है, क्या दिया जा रहा है? बेनिफिट। वो बेनिफिट कैश में हो सकता है, हाँ जी, वो बेनिफिट कैश में हो सकता है, बोलो यस, वेरी गुड। काइंड में हो सकता है, यस, काइंड में भी हो, कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। तो भाई कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, बोथ, दोनों हो सकता है। उसके बाद ये हम जो पहली परक्यूसिट करने जा रहे हैं, पहली हम कौन सी करने जा रहे हैं? रेंट फ्री एकोमोडेशन। जो हम सबसे पहली लेने जा रहे हैं वो रेंट फ्री एकोमोडेशन हम लोग लेने जा रहे हैं। तो आर्यंश क्या है कि भाई आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। किसके एम्प्लॉई हैं? गवर्नमेंट के। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगी? चार्ट बाद में बना लेना। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगी कि जो एकोमोडेशन दिया आपको सरकार ने, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, वो क्या, कैसा एकोमोडेशन था? अनफर्निश्ड एकोमोडेशन था। समझते हो? अनफर्निश्ड, खाली कमरा दे दिया, सामान लेके आओ रहो। जैसे यहां क्या होता है, आंटी कहती है पीसी वाली, बस बेटा अपनी कॉपी किताब और कपड़े लेके आ जा, बस सब कुछ यहीं तेरे को मिलेगा। आ गई बात समझ में? और उसे हम कह देते हैं कि फर्निश्ड एकोमोडेशन मिल गया। कौन सा एकोमोडेशन मिल गया? फर्निश्ड एकोमोडेशन मिल गया। अब अगर अनफर्निश्ड मिला तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई जो हमें घर मिला है उसका बेनिफिट कितना आ रहा है? क्योंकि हमारी सैलरी के अंदर वो पैसा क्या होना है? ऐड होना है, टैक्सेबल होना है। तो वो अमाउंट कैसे निकालेंगे टैक्सेबल, जो हमारी ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा? वो कैसे निकालेंगे? वो वैल्यू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने डिटरमाइन कर रखी है। उसकी क्या लाइसेंस फीस है वो सरकार ने डिटरमाइन किया है। क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगा, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। तो मैंने अभी इनको एक इलिस्ट्रेशन लिखवाई है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इलिस्ट्रेशन से पहले, कि मान लो कि मिस्टर आर हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और उनको सरकार ने रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है और सरकार ने उसकी लाइसेंस फीस उस घर की बताई है 5,000 रुपए महीना। 5,000 रुपए महीना। आपको आंसर में बताना है कि ये रेंट फ्री एकोमोडेशन ग्रॉस सैलरी में, ग्रॉस सैलरी के अंदर कितना ऐड होगा? हाँ जी, कितना ऐड होगा बोलो? 5,000 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, क्योंकि पर मंथ बोला हुआ है। तो 60,000, 6 लाख कौन कह रहा है? 60,000 रुपए क्या हो जाएगा? ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा एज अ रेंट फ्री एकोमोडेशन। समझ में आया या नहीं? ठीक, अब हम अपनी इलिस्ट्रेशन में आ रहे हैं। तो जो बच्चे लेट आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं और मैंने रिपीट कर दिया, क्वेश्चन भी मत लिखना अभी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को मैं सुना रहा हूं आपको। ये नहीं बताया आर कौन सी कंपनी का एम्प्लॉई है। बेसिक सैलरी 24,000 रुपए महीना, डीए बता दिया 40%, 2,000 रुपए, लंच अलाउंस 400 रुपए पर मंथ, सब कुछ पर मंथ है। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए पर मंथ, सीसीए 600 रुपए पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 360 रुपए पर मंथ। उसको दिल्ली में एकोमोडेशन दिया गया है और जो दिल्ली में एकोमोडेशन मिला है वो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर उसको प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि फर्नीचर 2 लाख रुपए का है। साथ में 2 एसी लगे हैं घर पे। एक एसी का किराया 4,000 रुपए सालाना जाता है। तो 2 एसी का कितना हो गया? 8,000 रुपए हो गए। उसके बाद हमारे पास सबसे पहला केस दिया है कि अगर ये भारत सरकार का एम्प्लॉई है और सरकार के रूल्स के अनुसार 1,000 रुपए पर मंथ क्या होता है? वैल्यू डिटरमाइन की गई है। सरकार कह रही है कि हमारे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू है एकोमोडेशन की, वो क्या है जी? 1,000 रुपए पर मंथ है। वो क्या है? 1,000 रुपए पर मंथ इसकी वैल्यू है। समझ में आया? अब हम अपने चार्ट में आते हैं।
तो हमारा चार्ट क्या कहता है कि बताओ जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है। घर जो मिला वो अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है? फर्निश्ड है। तो लिखो फर्निश्ड में क्या होगा, फर्निश्ड में क्या होगा, फर्निश्ड के अंदर क्या होगा, फर्निश्ड में लिखो स्टेप्स। पहला स्टेप होगा अज्यूम कर लेंगे, पहला स्टेप क्या होगा जी, अज्यूम कर लेंगे। और क्या एज्यूम कर लेंगे, पहले स्टेप के अंदर एज्यूम कर लेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ने घर दिया है ये अनफर्निश्ड होता तो इसकी क्या वैल्यू होती, अगर ये अनफर्निश्ड होता तो इसकी क्या वैल्यू होती। नंबर 2 स्टेप 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो भी फर्नीचर दिया गया है उसका 10% ले लेंगे। एंड नंबर 3 हायर चार्जेस, नंबर 3 हायर चार्जेस इफ एनी, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी क्या किया है, हायर चार्जेस पे कर रही है किसी भी चीज के, तो हायर चार्जेस, ये कहानी। तो बताओ जी इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो घर अनफर्निश्ड होता तो क्या वैल्यू आती, 1000 रुपए पर मंथ है ना, तो 1000 मल्टीप्लाई में 12 कितना हो जाता, 12,000 हो जाता। तो 12,000 तो ये हो गया। उसके बाद 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का है, 2 लाख का, 2 लाख का 10% 20,000 रुपए हो गया। और कुछ हायर चार्जेस हैं क्या, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए कहां, एक एसी का कितना था 4,000, कितने एसी दिए हैं, 2, तो भाई 2 एसी के कितने हो गए 8,000, तो कितनी वैल्यू आ गई 40,000। ये 40,000 रुपए वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा हुआ था, मैं मान के चल रहा हूं, जिसने नहीं लिखा था वो कहानी अलग है, जो लेट आया था, बाकी बच्चों ने लिखा हुआ। आपके पेपर में तो एमसीक्यू आना है, बट ये कि ऐसा क्वेश्चन करने के बाद वो एमसीक्यू हो जाएगा इजीली, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। देखता हूं नेट चल रहा है, अगर तो मैं ग्रुप में ये क्वेश्चन डाल देता हूं। बाकी कल मैंने जीएसटी के लेक्चर डाल दिए थे, ठीक है, और 2 वीडियो पब्लिक हैं, वो पार्ट 1 पार्ट 2, पहले वो देखनी है आपको, वो पार्ट 1 पार्ट 2 वाली वीडियो आपको देखनी है पहले, और मंडे से हम लोग इसलिए स्टार्ट करेंगे। अभी तक कितने बच्चों ने दोनों वो वीडियो देख ली है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, एक देख ली है क्या सभी ने, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया जो भी कुछ था। मैं व्हाट्सएप करता हूं इस क्वेश्चन को, अरे ये थोड़ा हमेशा आएगा, घबराने वाली बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिखवाया, मैं व्हाट्सएप उनके लिए कर रहा हूं जो लेट आए। आर्यन ऐड हो ना, ठीक है।
तो वहां पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और सरकार कह रही है 1000 रुपये पर मंथ वैल्यू बनती है उसकी। तो पहले 1000 मल्टीप्लाई में 12,000 रुपये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आप देखोगे 2 लाख रुपए का फर्नीचर दिया हुआ है। शिखा आपके लिए सेंड किया है क्वेश्चन, अच्छा आपके पास व्हाट्सएप, आपने मोबाइल दिखा देते उसको, देख लो ना, इसलिए किया। तो वो 2,000 रुपये, सॉरी 2 लाख रुपए, उसका 10% हो गया 20,000 रुपीज, और एक एसी का किराया 4,000, तो 2 एसी दिए 8,000 रुपये हो गए, और वैल्यू आ गई 40,000 रुपये। ये ग्रॉस सैलरी में रेंट फ्री एकोमोडेशन, एज अ रेंट फ्री एकोमोडेशन ऐड हो जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। चले आगे। अब दूसरी साइड में आ जाते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर है या एनी अदर एम्प्लॉय है। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, आप यहीं पे चार्ट बनाना, आप यहीं पे बनाना इसको, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं अपना चार्ट, आप इसी पेज पे बनाना। हाँ हाँ, पहला केस। बाकी मैंने एक अलग से एग्जांपल ले लिया था ना हटके, कि मैंने कहा था अगर ये अनफर्निश्ड घर होता तो क्या होता, वो मैंने करवा दिया आपको। कहानी कहां मूव कर रही है पता लग गया ना आपको। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो प्राइवेट सेक्टर या एनी अदर एम्प्लॉय के केस में आपको बताने जा रहा हूं। और इसमें भी क्या होने वाला है, 2 बातें होने वाली हैं इसके अंदर भी, कि सर जो एकोमोडेशन है जो दिया जा रहा है, या तो वो अनफर्निश्ड होगा, यूएफ का मतलब अनफर्निश्ड, और एफ का मतलब क्या होगा, वो फर्निश्ड होगा। समझ में आ रहा है कुछ? आर्यंस कह रहा है सर मेरे को आ गया है समझ में। तो भाई जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है वो उसमें 2 ही बातें हैं, या तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो या तो आप गवर्नमेंट के नहीं हो। गवर्नमेंट के थे उसमें 2 केस थे, वो घर अनफर्निश्ड था, फर्निश्ड था। अब आप गवर्नमेंट के नहीं हो उसमें भी 2 ही केस हैं, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड। बस कैलकुलेशन बदलने वाली है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, क्योंकि यहां थोड़ा सा चार्ट वो इधर उधर चला जाता है वो वर्ड फाइल पे। बाकी बनाने से आप ही का बेनिफिट है, आपको लर्न होगा सारा। तो प्राइवेट सेक्टर हो गया या एनी अदर एम्प्लॉय। हाँ जी, कितनी बातें? 2। कैसा घर? अनफर्निश्ड या फर्निश्ड। देखो जी क्या होगा, अगर वो घर अनफर्निश्ड है तो उसमें भी 2 बातें होंगी। पहली बात, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वो घर किसका है? खुद का, कंपनी का है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो जो कंपनी है उसका खुद का घर है, मतलब उसके खुद के फ्लैट हैं। हो सकता है रिलायंस ने अपने फ्लैट्स बना रखे हो, ठीक है, और हो सकता है किसी कंपनी ने वो घर किस पे लिया हो? रेंट पे लिया हो, तो रेंट, टेकन ऑन रेंट। तो हो सकता है टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने किस में ले रखा है? रेंट पे ले रखा है, हो सकता है। तो दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो क्या करना है भाई? अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो उस एरिया की क्या चेक करनी है? पॉपुलेशन चेक करनी है, आबादी चेक करनी है वहां की, ठीक है। अब वहां की जब आबादी चेक करोगे, पॉपुलेशन चेक करोगे, तो उसमें 3 बातें निकल के आएंगी टोटल। क्योंकि किसी एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा, किसी की कम। कहता है कि अगर पॉपुलेशन क्या है? नॉट एक्सीडिंग, पी का मतलब पॉपुलेशन
नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख मतलब कि मैं बोल सकता हूं ऐसे, ये तो ग्रेटर का साइन हो जाएगा, उल्टा साइन बना लेते हैं, तो पॉपुलेशन इस तरीके से 10 लाख, ये सही है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 लाख है पॉपुलेशन, नहीं गलत हो गया ना, उल्टा जाएगा, सही बना रहा था पहले, ग्रेटर देन हो रहा है वो, तो ये है, हाँ वैसे ही होगा ना, जहां चोंच खुलती है वो चीज तो बड़ी हो जाती है ना फिर, बस ऐसे याद रखो। तो इसका मतलब है या तो पॉपुलेशन क्या है 10 लाख है या 10 लाख से कम है, तो उस केस में क्या करना है, हाँ जी उस केस में क्या करना है, उस केस के अंदर आपको 7.5% ऑफ सैलरी लेना है। ये जो 7.5% लोगे, ये जो 7.5% लोगे, ये जो 7.5% लोगे, यही क्या होगी आपकी रेंट फ्री एक्यूमटेशन की वैल्यू होगी, यही आपकी रेंट फ्री एक्यूमटेशन की वैल्यू होगी, जिसे आप क्या कर देंगे ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे, जिसको आप ग्रॉस सैलरी के अंदर क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो भैया वहां की पॉपुलेशन चेक करो 10 लाख है या 10 लाख से कम है, 7.5% ऑफ सैलरी ले लो, कहानी खत्म। सैलरी के ऊपर मैंने स्टार मार्क किया, इसका मतलब इसका स्पेशल मीनिंग है, क्या मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है, बात करेंगे। दूसरा केस, पॉपुलेशन जो है आपकी वो कितनी है जी 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, पर किससे ज्यादा नहीं, हाँ जी 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ अब इस बार कि 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से क्या हो गई पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, पर 25 लाख से ज्यादा नहीं जा रही, गलत है ये भी, हाँ उल्टा होगा ना इसमें भी। तो इसका मतलब क्या है, अबाउ लिख लो ना सीधे, अबाउ 10 लाख, अब सही है, अबाउ 10 लाख, ठीक है, और बिलो या लेस देन 25 लाख, हाँ वो बिलो और लेस देन या इक्वल टू भी हो गया, बिलो लेस देन इक्वल टू सब हो गया, यहां पे बिलो और लेस एक ही चीज है। और लास्ट केस क्या है भाई, अबाउट 10 लाख, ओ सॉरी 25 लाख, लास्ट केस है अबाउट 25 लाख। तो पहले केस में जो लिया है 7.5%, दूसरे केस में कितना परसेंट लेना है 10%, तीसरे केस में कितना लेना है 15%, और ये सब कुछ किसका लेना होता है, सैलरी का लेना होता है। तो ये जो सब कुछ लेते हैं ये सैलरी का लेते हैं भाई, और इसके अंदर जो सैलरी है वो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मुझे अच्छा लगा ऐसे कि ये जो सारी परसेंटेज हैं वो किसकी है, सैलरी की परसेंटेज है, फिर चाहे वो 10 लाख वाली हो, 25 लाख वाली हो, या 25 लाख से ज्यादा वाली हो। 10 लाख बोलने का मतलब समझ गए, या तो 10 या 10 से कम, 25 बोल रहा हूं तो 10 से ज्यादा, और 25 या 25 से कम, और थर्ड केस में 25 से ज्यादा। और सैलरी का क्या है, स्पेशल मीनिंग है, वो अभी बताएंगे क्या मीनिंग है सैलरी का, पहले इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सर। पर अगर वो कह रहा है कि अगर वो क्या हो, एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा हो, तो उसकी कहानी अलग है। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है तो उस केस में क्या करना है जी, उस केस में लिखो क्या करना है,
उसकी कहानी अलग है, उसकी ब्रांच इधर बना लेते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है, तो रेंट पे ले रखा है तो हमें क्या करना है, रेंट पे लिया है, उसके अंदर यहां पे हम लेंगे जी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और या तो ये कहानी चल रही होगी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज। अच्छा, ये रेंट ऑब्लिक लीज कर लेना, या तो रेंट पे होगा या लीज पे होगा, तो या तो रेंट पे या तो लीज पे। तो पहले तो वो रेंट, वो लीज का पैसा जो पेड कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर, वो ले लो, और क्या करो 15% ऑफ सैलरी ले लो। कितना परसेंट, 15% ऑफ सैलरी। अच्छा, सैलरी का स्पेशल मीनिंग है। अच्छा, पूरे आरएफए के अंदर क्या है, सैलरी का स्पेशल मीनिंग है। जो सैलरी का स्पेशल मीनिंग है वो सबके लिए एक ही है, सबके लिए मतलब पूरे आरएफए के अंदर एक ही मीनिंग होगा वो स्पेशल। तो ये कहानी, और इन दोनों में विच एवर इज लेस, वो वैल्यू लेनी है। इन दोनों में विच एवर इज, इन दोनों के अंदर भाई जो वैल्यू विच एवर इज क्या है, लेस है, वो वैल्यू लेनी, विच एवर इज लेस। तो ये कहानी कुछ समझ में आई आपके, क्या होने वाला है प्राइवेट और इसके अंदर एनी अदर में क्या होने वाला है। सर या तो वो घर क्या होने वाला है, अनफर्निश्ड होने वाला है, या तो वो घर फर्निश्ड होने वाला है। अगर वो घर अनफर्निश्ड है तो या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या उसने लीज या रेंट पे लिया होगा। अगर उसका खुद का है तो सर वहां पे पॉपुलेशन चेक करने वाले, और सर पहले वाले केस में 10 लाख 10 का दम, ठीक है, फिर 10 में ऐड कर दो कितने 15, तो 10 और 15 25, तो 25 लाख तक पहुंच रहा है अगला, फिर 25 लाख से ज्यादा। अब ऐसे में याद कैसे करते हैं पता है, असली में चक्कर क्या है, क्वार्टर याद रख, क्वार्टर कितने का होता है 25 का, बीच वाली लिमिट याद रखो बस, कि जो बीच वाली लिमिट है वो 25 लाख की है, वो कहती है 10 लाख से ज्यादा, 10 का दम 10 लाख से ज्यादा, और कहां तक है जी 25 तक है, क्वार्टर याद रखो। तो 10 लाख से ज्यादा और 25 तक, और परसेंटेज भी क्या है उसकी 10% है। तो इसके जो ऊपर वाला है उसकी 7.5% है, और जो इसके नीचे वाला है 25 लाख से ज्यादा उसकी 15% है। तो याद हो गया आपको, आगे बात समझ में, ये लिमिट याद करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। और अगर लीज या रेंट पे ले रखा है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी। अब मैं एक एग्जांपल, वर्चुअल एग्जांपल देखो क्या है, कि भाई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई है, बोल दिया रिलायंस का एम्प्लॉई है, RIL बोल दिया रिलायंस का एम्प्लॉई है, बोल दिया जो एकोमोडेशन मिला वो अनफर्निश्ड मिला, बोला कि रिलायंस ने वो ओन्ड है, रिलायंस का, रिलायंस के खुद के मकान है, और बताया कि जो वो एम्प्लॉई है वो दिल्ली में रहता है। बताओ पॉपुलेशन कहां जाएगी, फर्स्ट केस, थर्ड केस के अंदर 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है दिल्ली की, 2.5 करोड़। आ गई बात समझ में। तो भैया हम तो यहां बैठे ना, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो सारी यहीं पे फॉल करेंगी, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। कितने परसेंट लेंगे, 15% ऑफ सैलरी लेंगे,
तो हमें क्या करना होगा, वो स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी जानना होगा। और वो स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी मैंने आपको नोट्स में दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, तो निकाल लें नोट्स के अंदर लास्ट पेज, पेज नंबर 23। कौन सा पेज नंबर 23? ये कहानी क्या लिखा है मैंने यहां पे, स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए क्या है, डिफरेंट मीनिंग लिया गया है सैलरी का। हमें कौन सा जानना है, हमें कौन सा जानना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो ये आ गया जी आपके सामने, रेंट फ्री एकोमोडेशन। सारे बच्चे लिखेंगे क्या स्पेशल मीनिंग है, सारे बच्चों को लिखना है क्या है। ऊपर क्या हेडिंग डालोगे, स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी इन केस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। एक बार लिख लोगे याद हो जाएगा। कैसे, छापना नहीं है, मैं समझा रहा हूं साथ के साथ लिखेंगे, मैं समझा रहा हूं साथ के साथ लिखेंगे। सबसे पहले लिख लो, जल्दी से हेडिंग लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं और साथ के साथ, ऐसे नहीं छाप देना है, इसको याद होना चाहिए ये सारा। आने वाले टाइम पे सैलरी चैप्टर का टेस्ट होगा भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट होगा, इंडिविजुअल जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, सबका टेस्ट होगा। और बैकअप मैं सभी को दे रहा हूं, तो कोई एक्सक्यूज नहीं। लाइफ में बड़ा काम करना हो तो एक्सक्यूज नहीं करते। आज आरटीआई का टेस्ट है, शिखा की तैयारी पूरी है, ठीक है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन हमेशा ना उस दिन को देख के पढ़ो कि हमारा रिजल्ट आएगा और हम होंगे पास, हम होंगे कामयाब, ठीक है। तो पढ़ाई होगी अंदर से, कोई ना आपने कुछ सेट किया है अपने लिए कि किसी को देख के, या कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिलती हो, तो सबके पास होनी चाहिए वो मोटिवेशन। आ गई जी बात समझ में? तो एक वो पावर होती है, वो एक शक्ति होती है, ठीक है ना। फिर हमें भी मन करता है यार, जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जो मेरी वाइफ है, उनकी जो मदर है, मतलब मेरे बेटे की नानी, वो सुबह 5 बजे उठ जाती, करेक्ट 5 बजे। अब मैं ये तो नहीं सेट कर सकता था कि मैं तो 4:30 बजे उठ जाता हूं, पर कई बार जब मैं नहीं उठ पाता हूं, मतलब कि मेरे को कोई दिक्कत है मान लो, या कुछ मैं कहीं फंक्शन में चला गया, तो मैं उनके सोचता हूं कि यार जब वो भी तो इतना काम करती, सुबह से लेकर शाम तक वो इतना घर का काम करती हैं, तो भी वो हमेशा ही उठ जाती हैं 5 बजे, इवन संडे भी। जब इनकी लड़की उनके घर जाती है तो वो उठती नहीं है 12 बजे से पहले, उसको बचपन से ही है 12 बजे से पहले उठना ही नहीं है, पर अब तो उठना पड़ता है, ठीक है ना, चीजें बदल जाती हैं। अब तो बिल्कुल टाइम है, करेक्ट 6 बजे उठने का टाइम है, तो वो बन गया होगा ना शेड्यूल। तो वही वाली कहानी है भाई। तो कुछ ना कुछ हर चीज, अब पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपस में एक कंपटीशन होना चाहिए क्लास के अंदर भी। अगली बार मैं लेके आऊंगा हाईएस्ट। अच्छा, आपका कंपटीशन क्लास में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन है। मैं यहां पढ़ाई ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेसिक सैलरी। क्या अभी तक हम लेते हुए आए हैं बेसिक सैलरी? यस, हम लोगों ने किया था एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, याद है? वहां पे स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी था, बेसिक सैलरी ली थी हमने, डीए लिया था, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हमने ली थी। डीए यहां पे भी लेना है, और यहां पे भी अगेन रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना है। अभी तक तो कोई सेम ही चल रहा है एचआरए वाला। कमीशन, गरिमा गरी सर कमीशन भी तो सेम है, तो यहां तक तो सेम हो गया, यहां तक तो कोई, जल्दी से छाप लो 3 चीजें। तो बेसिक सैलरी ले ली, डीए ले लिया, कमीशन ले ली, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी अपनी। उसके बाद प्रिया, बोनस लेना है बेटा, दिवाली होली जो आ रही है उसका बोनस वो ले लेना है। अब बड़ी खतरनाक चीज दी है यहां पे, क्या खतरनाक बात बोली है? अलाउंस। बस यहां आके रुक जाओ भाई, बड़ी खतरनाक चीज कह रहा, अलाउंस लेना है।
अलाउंस स्पेसिफाइड होते हैं, एचआरए होता है, एंटरटेनमेंट होता है और फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। 4 टाइप्स के अलाउंस मैंने आपको बताए मोटे मोटे। भाई जो मैंने स्पेसिफाइड अलाउंस बताए थे उसके अंदर ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, ये अलाउंस आ रहे थे, हैं? यूनिफॉर्म वाला अलाउंस भी उसके अंदर आ रहा था, ठीक है, वो ऑफिस वालों के अंदर आ रहे थे। और प्राइवेट वालों में जो ये बता रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस आ रहा था, अंडरग्राउंड वाला आ रहा था, एक और आया था वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी आ रहा था। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आई एचआरए वाली, फिर एंटरटेनमेंट, फिर फुल्ली टैक्सेबल वाले। वो सारे अलाउंस की बात कर रहा भाई, सारे अलाउंस लेने, पर कह रहा है टू द एक्सटेंड टैक्सेबल, जितने टैक्सेबल। इसका मतलब एचआरए लेना है, पर जो एचआरए अलाउंस मिला है वो नहीं लूंगा, पहले एचआरए निकालूंगा। रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, एचआरए रिसीव्ड उसमें से माइनस एग्जम्प्ट, जो पैसा टैक्सेबल आएगा वो लेने की बात कर रहा है। समझे नहीं? ये एक एग्जाम्पल दिया है। कहीं बच्चा बस सर एचआरए ही है बस। अब मैं मान के चलता हूं जिसे रेंट फ्री एकोमोडेशन आता है, श्वेता उसे क्या आता होगा? एचआरए आता हो, प्री कंडीशन होगी। आप कह रहे हो मेरे को रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना आता है, फिर एचआरए निकालना नहीं आता, हो ही नहीं सकता भाई। पहले तो एचआरए निकालना ही सीखना पड़ेगा रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए, और वो सारे ही अलाउंस क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए भाई, ठीक है। तो डरना मना है। वो अलाउंस का पूरा एक पेज चार्ट मैंने कंपाइल करके दिया हुआ है, सारा लिख लो यहां तक, अलाउंस तक। सबसे खतरनाक कहानी थी बस अलाउंस की। अगला चले, फीस ले लो, कोई सी भी फीस, ऑडिट फीस, कुछ भी फीस के नाम से कुछ भी मिला आपको, एम्प्लॉय हो ना, फीस के नाम पे कुछ भी आपको मिला वो भी हम ले लेंगे। तो अभी तक क्या क्या लिया? डीए, कमीशन, बोनस, अलाउंस, फीस, बस ये याद करना था। बोनस, अलाउंस, फीस, बोनस, अलाउंस, फीस। लास्ट वाला देखो बड़ा मस्त है। लास्ट वाले में क्या कह रहा है? हिंदी में भी लिख दिया मैंने। कह रहा है एनी मॉनेटरी पेमेंट, पढ़ लिया करो जब मैं रुक जाता हूं, विच इज चार्जेबल टू टैक्स, वट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से पुकारो। कह रहा है कोई भी कैश में पेमेंट, हिंदी में देखो क्या लिख दिया मैंने, कोई भी कैश में पेमेंट। गरिमा जैसे बच्चे भी मिलते हैं, कह सर हिंदी में लिख दो, कहानी खत्म। कोई भी कैश में पेमेंट। एक बच्चे ने कहा और खतरनाक हिंदी, सर अन्य कोई रोकड़े में भुगतान, ठीक है, आगे प्रॉपर हिंदी लिख दी, ले भाई समझ गए। तो कैश, कैश, ऐश, कोई भी कैश में पेमेंट हो रही भाई, कैश में, कहानी खत्म। उसे किसी भी नाम से पुकार लो, फिर चाहे कैश में मिल रहा है ना ये सब, फिर तुम उसे किसी भी नाम से पुकारो। है तो अपनी माँ का बेटा, मतलब मम्मी किसी नाम से पुकारे, बेटी भी, मतलब वही कहानी है, कुछ भी बोले उसे, क्या दिक्कत, ठीक है। फिर वाइफ को, मतलब कई बार होता है मैरिज हो जाती है तो माँ अपने बेटे को कल्लू इधर आ, अब मैरिज हो गई कल्लू इधर आ, तो वाइफ को बड़ा बोला क्या है ये कल्लू कल्लू करते रहते हो सब। सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस, आपको पता होगा कंपनीज के अंदर क्या होता है गरिमा, जब आप जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं नोटिस देना होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 3 महीने पहले नोटिस देना है, जो भी हो कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस जो भी है, आपको पता है उसके भी पैसे मिलते हैं, उसके भी क्या मिलते हैं? पैसे। तो जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे या आप कोई इंजीनियर है, कोई अच्छी पोस्ट में काम कर रहे हैं, तो जब वो नोटिस देते हैं तो उनको उसके भी क्या मिलते हैं? पैसे। अच्छा, उस टाइम पीरियड में क्या ऑफिस जाना पड़ता है? यस, ऑफिस भी जाना पड़ेगा। क्या काम गलत तरीके से करेंगे? अब तो हमें छुट्टी मिल गई है, रिजाइन कर दिया भाई, दूसरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, 5 लाख रुपए महीना जॉब भी लग गई है, कहां ये 4 लाख रुपए दे रहे थे। तो अब क्या मतलब पांव लेके टेबल पे रख दोगे, ले भाई, और बैठ जाओगे मस्त अमिताभ के स्टाइल में, आने दो जो आ रहा है। रिजाइन तो हो ही चुका है ना एक तरीके से,
नहीं नहीं भाई, वो तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट भी बना के देंगे कि ये कैसे करेक्टर है, इसका करेक्टर कैसा है, ठीक है। मिलते हैं, मेरे भाई को मिले क्या सबको? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं मालूम है, फिर सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला, असली में क्या है ना, आपको उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा गरिमा, उसका ऑफर लेटर था जो। हाँ, अब मेरे साले के साथ हुआ वो केस जो आपने बोला। हम क्या करते हैं, जो समाज में हमें दिखता है हम समझते हैं यही सब होता है, वही वाली कहानी होगी ना, हम समझते हैं यही सारी चीजें होती है। तो मुझे समाज में मैंने साले का देखा तो क्या हुआ, रिजाइन किया, पैसे नहीं मिले। भाई का देखा तो क्या हुआ, पैसे मिले। भाई की एक अलग वो है, कंपनी की एक अलग पॉलिसी है। दूसरा, उसके लेटर ऑफर में क्या लिखा था कि भाई जब तू रिजाइन हो नोटिस दे, 3 महीने पहले तुझे नोटिस देना पड़ेगा, बिना नोटिस दिए छोड़ के नहीं जाएगा। पर छोड़ के जाना तो वो भी 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। इसलिए समझे, जो ये इंजीनियर्स होते हैं जो आईआईटी इन सबसे करते हैं, जब वो किसी कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, अब भाई दूसरी कंपनी उन्हें हायर पैकेज दे रही है, तो जब दूसरी कंपनी उन्हें हायर पैकेज दे रही है तो उस कंपनी को बताते हैं कि सर मुझे वहां पे सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस, मतलब कि वो बोलते हैं नोटिस पीरियड है सर मेरा वहां पे 3 महीने का, मैं आपके यहां आज सेलेक्ट तो हो जाऊंगा, आप मुझे रख लोगे ठीक है, पर जो मैं ज्वाइन करूंगा ना वो 3 महीने बाद करूंगा। हाँ, 3 महीने उन्होंने ऑफर लेटर में मैक्सिमम टाइम लिखा है, वो कंपनी कहे रहने दे अब कल से मत आ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी तो जॉब लगी चुकी है ना, चले जाओ। कहने का मतलब ये है कि आपने नोटिस दे दिया जी मैं अब जॉब आपकी छोड़ रहा हूं, पर वो नोटिस आपको 3 महीने पहले देना पड़ेगा। अच्छा, ये अच्छा भी है, जैसे मान लो आप सीएस हो तो आपके लिए अच्छा कैसे है कि भाई लॉकडाउन चल रहा है या कुछ चल रहा है, आप चाहते हो कुछ भी कैसी चीज है, मतलब आप चाहते हो कि मैं दूसरी जगह जाऊं, मुंबई चला जाऊं, मैं वहां जाके मैं जॉब करूं, तो भाई नोटिस दे दो उनको, और वो नोटिस आप 3 महीने पहले दे सकते थे। तो 3 महीने तक समझ गए क्या कर सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो। वरना देखो, अगर लोअर लेवल पे एम्प्लॉई है तो भाई साहब वो जॉब तभी छोड़ता है जब पहले वाली पक्की हो जाए, वरना वो कहेगा भाई कैसे काम चलेगा मेरा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की कहानी है हर एम्प्लॉइज की, वो ऑफर लेटर से ही पता लगेगा। इसलिए हमेशा ऑफर लेटर ढंग से पढ़ें, क्योंकि शायद वहां पे कुछ कंडीशन भी हो सकती है लिखी हो जी, ओवर टाइम भी होता है कंपनी में, सिटी के बाहर भी भेजते हैं, ठीक है। बाहर भेजने वाला मुझे तो अच्छा लगता है, किस किस को पसंद है बाहर भेजने वाले, कंपनी के काम से बाहर जाए, मुझे बड़ा पसंद है, मेरी कैटेगरी के लोगों को, शिखा को नहीं है पसंद, यहीं रहना है दिल्ली में, अच्छा पसंद है, ठीक। तो कहानी समझ में आ गई। अनकंप्यूटेड आपको पता ही है, अनकंप्यूटेड पेंशन वो कैश में मिलती रहती है, होगी तो ले लेंगे। एन्युटी क्या होता है पता है, ये बड़ी अच्छी चीज होती है। ये मेरी मम्मी का, मेरी मतलब मम्मी की फ्रेंड है कोई, उनके लड़के को मिलती थी एन्युटी, वो किसी फैक्ट्री में काम करता था कपड़े की, और उसे पूरे साल के अंदर बीच में कभी भी बीच में एक एन्युटी दे दिया। एन्युटी वर्ड का मतलब लमसम पैसा दे दिया, तो लमसम उसे पैसे मिले थे 3 लाख रुपए, आज से 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो मैं भी थोड़ा छोटा था, तो मतलब मैं कह रहा यार बढ़िया जॉब है इसकी, पैसे मिल गए भाई, लाखों रुपए मिल जाए बीच में तो बड़ा अच्छा सा लगता है। ये जैसे आप मान लो आपके फादर या कोई वैसी जॉब में होते हैं, तो वहां अगर एन्युटी मिल रही हो तो फादर बताते हैं कि जी मेरे को अलग से ना 80,000 रुपए आए हैं, या अलग से इतना पैसा मेरे अकाउंट में डाला गया है ना, सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा होता है, पर हर कंपनी में नहीं होता भाई, कि तुम सोचो नहीं सर ने सिखा दिया हर कंपनी हमारे साथ ऐसा करेगी, वो तो देखना पड़ेगा कि कंपनी की अपनी क्या पॉलिसीज है। जैसे ये जो होटल इंडस्ट्री होती है, गर्ल्स के लिए बहुत, मतलब जो उस प्रोफेशन में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए पॉलिसीज अच्छी है वहां पे, फैसिलिटीज सही है वहां पे, ये कहानी है। उसके बाद प्रमोशन फास्ट होता है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है, मामा जी की लड़की है, तो उसने एयरलाइन सेक्टर में थी वो, तो पहले वो इंटरनेशनल में थी, अब उसकी भी एज हो गई 35 साल उसकी एज है अब, तो वो अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चली गई, हेड में चली गई सीधे। तो कहां से कहां, मतलब वो घूम के कहां, वो पहले हवा में उड़ते हुए, ठीक है जी, वहां होते थे, और आज वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं और आराम से बैठे हैं।
क्योंकि यहां अंदर एयरपोर्ट के अंदर बहुत बिजनेस होता है, बहुत ज्यादा। आपने वो सुना है, ये जो पूरी पार्किंग है किसने ले रखी है, नाम पता है? पूरी एयरपोर्ट की एक पार्किंग हायर कर रखी है, वो आप देखोगे लिखा हुआ आता है। तो वही जितने भी, जैसे आप कैब बुक कराते हो उनसे 300 रुपए लेते हैं, वो 300 रुपए की पर्ची कटती है उनकी, सोचो। इसलिए पर डे नहीं, उसी हाँ उसी टाइम पर आर। इसलिए आपने देखा होगा जो भी लोग, चाहे हम अपनी पर्सनल गाड़ी से अपने भाई को लेने जाएं या वाइफ को लेने जाएं एयरपोर्ट, तो हम पहले टाइम पूछ लेते हैं, और अगर हम उस टाइम से पहले हैं जो भी है, या फ्लाइट डिले हो गई है, तो वो देखा होगा आपने, वो एयरपोर्ट से पहले ही लोग रुकना स्टार्ट कर देते हैं। वो अंदर पार्किंग इतनी महंगी है, और जो पर्ची काट दी वो 300 रुपए की पर्ची कट जाएगी। अच्छा हम पर्सनल है तो हम गाड़ी निकाल लेते हैं, हमारी पर्ची कटती नहीं है। अब जब हम गाड़ी निकालने मतलब तू बाहर जा रहा है अब एयरपोर्ट से, और बाहर जाके फिर वापस आना। अब जब तक हम एयरपोर्ट गए नहीं या हमने वो जगह देखी नहीं, तो हमें क्या लगता है, छोटा वो भाई वो राउंड ही बहुत लंबे लंबे हैं। अब 450 हो गया, तो मैं पहले का बता रहा हूं आपको। आ गई कहानी, ठीक है जी। तो ये समझ में आया या नहीं आया? आया। रेम्युनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, मतलब क्वेश्चन में ये सब लिखा होगा कि हम अपने एम्प्लॉय को कैश में ये भुगतान पे कर रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं। भाई जो भी पैसा दे रहे हो यार, कैश में कहानी खत्म। बोल दिया ना उसने, किसी भी नाम से पुकार ले, किसी नाम से पुकार ले, पैसा कैश में मिला, कहानी खत्म। रेंट फ्री एकोमोडेशन में जोड़ देना। तुम्हें पता नहीं उसका मतलब क्या है, कैश में मिला है, कहानी खत्म। तुम्हें नहीं पता उसका मतलब, लिखो बस कैश में मिला है, लिख लो ये भी। तो फीस के बाद बस एक ही चीज है, एनी मॉनेटरी पेमेंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स, और वो पैसा कहां मिला, कैश में। और एयरपोर्ट में जो ऑटो वाले होते हैं, वो भाई साहब बहुत डबल पैसा चार्ज कर लेते हैं। हमारे साथ तो ड्रामा हो गया था, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड थे, हमने तो ऑटो वाले की लगा दी थी। मतलब कहाँ हमारा यार द्वारका वहां से बहुत पास है, ठीक है ना। तो कह रहा 600 रुपया पता नहीं जो भी हो, इतने बोला। मैं मेट्रो के लिए भी थोड़ा सा जाना पड़ता है हल्का सा, तो मैंने भैया ये क्या है, ये कहानी। मेट्रो बस यही है ना, गरीब घर तक छोड़ेगी नहीं, तो इसलिए मतलब जो भी है थोड़ा सामान भी होता है, तो है सामान होता है, बस ये चक्कर है, सामान होता है, वो चक्कर हो जाता है। खाली हो ना फिर तो चल भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको पता है कहीं भी कोई घूमने जाता है तो इंडिया में क्या है, कुछ लेके आओ, है ना। और इंडिया के बाहर चले गए तो और भाई पहले ही डिमांड हो जाती है सबकी। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सस्ता, चाइना जा रहे हो, ले भाई। वैसे तो करेंगे कि बायकॉट, चाइना के प्रोडक्ट यूज नहीं करने बंदा चाइना जा लेके आ तू, ये कहानी है। छोटे बच्चों के जितने कपड़े हैं सब चाइना, आप देखो चाइना का माल है भाई साहब। ये देखो सैलरी निकल जाएगी। ये देख रहे हो इस एक पेज का क्या बेनिफिट है। इस एक पेज पे मैंने और भी चीजें लिखी हैं। इस एक पेज पे मैंने एचआरए वाला भी लिखा हुआ है साइड में, यस और नो। ये एचआरए वाला भी लिखा है, और भी अभी आएंगे, बात करेंगे उनके साथ। और ये देख रहे हो एंटरटेनमेंट अलाउंस, लास्ट टाइम जो एंटरटेनमेंट अलाउंस करके गए तो वहां स्टार मार्क कर लेना एंटरटेनमेंट अलाउंस में, जो सैलरी का मतलब है ओनली बेसिक सैलरी लेनी है। और यहां पे बताया गया है इन केस ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस सैलरी मींस ओनली बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेजुटी। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो केवल हाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस में ओनली बस बेसिक लेनी है। फिर ये अलग टॉपिक आ गया, ग्रेजुटी एक्ट में कवर होते थे, वो याद आ रहा है, एलडीएस लास्ट ड्रॉन सैलरी एट द टाइम, देखो लिखा है ओनली एट द मंथ ऑफ रिटायरमेंट लेना। एक एक बात लिखी हुई है, ब्रह्मास्त्र दे दिया आपको, ठीक है जी। ये कहानी है। तो सैलरी का मीनिंग भी आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया काम आप कर चुके हो। चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन में आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये रहा जी हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताओ, जो ये सेकंड केस है आरबीआई का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का है? नहीं, गवर्नमेंट का नहीं है।
एकोमोडेशन मिला है, यस। आरबीआई ने क्या किया, रेंट पे ले रखा है। रेंट वाला छोड़ो, अभी तीसरा केस करते हैं पहले। ये एकोमोडेशन किसने लिया है, कंपनी ने रेंट पे लिया है। ये भी 15,000 रुपये कम कह रहे रेंट पे लिया हुआ है। ये भी रेंट का केस है, ये भी रेंट का केस है। मेरे को ही केस बनाना पड़ेगा सिंपल सा आपके लिए। तो हम लोग सिंपल सा क्या केस बना रहे हैं कि जो आप कौन हो, रिलायंस के एम्प्लॉय थे, दिल्ली वाला हमने कर लिया था ना, वो 15% क्या लेंगे, सैलरी लेंगे। 15% क्या लेनी है, सैलरी। तो देखो मोबाइल पे जो क्वेश्चन आया है, मान लो क्वेश्चन वही है, पर वो जो फर्नीचर ये सब दिया है वो नहीं है, समझ लो। फर्नीचर वाला हटा दो, है ना, क्योंकि मैं जो घर दे रहा हूं वो कैसा है, अनफर्निश्ड। तो इसका मतलब कुछ भी आपको उसमें नहीं मिलने वाला। मेरे को आपने क्या निकाल के दिखाना है, स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी निकाल के दिखानी है। तो बताओ जी, स्पेशल मीनिंग ऑफ जब सैलरी निकालेंगे, मान के चल रहा हूं क्वेश्चन सबने लिखा हुआ है और आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो बताओ जी जब निकालोगे क्या ले लोगे। सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए जब सैलरी निकालोगे, सैलरी बेसिक सैलरी ले ली, कितनी ले लोगे बेसिक सैलरी पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, कैलसी लाए हो, कितना आ जाएगा, टूल है 88,000, 2 लाख। उसके बाद क्या प्लस करना है, डीए फॉर्मिंग पार्ट, दिया या नहीं दिया लिखना आपका काम। डीए लेना है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो डीए कितना है जी, 2,000 रुपए। 2,000 का कितना लूं, 40%। 2,000 का 40% कितना आएगा, 8,000 है, 800 रुपए, नालायक 800 आ रहा है। और 800 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 से, क्योंकि ये पर मंथ आ रहा था, 9,600। हाँ जी, डीए के बाद क्या लेना होता है, आप अपनी सीक्वेंस, कमीशन, कमीशन किसकी, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। कमीशन है नहीं है, मतलब फिर लेना होता है बोनस। अच्छा पहले याद कर लो, बोनस, अलाउंस और फीस। बीएसएफ होता है ना, ये बीएएफ है, ठीक है जी, आ गई बात समझ में। बोनस, बोनस दिया है नील। फिर क्या लेना था, अलाउंस। अलाउंस है कोई, ओए होए क्या बात, कितने अलाउंस आ गए यहां। तो अब आएगा मजा अलाउंस के अंदर। सबसे पहले आया लंच अलाउंस। लंच अलाउंस क्या होता है बेटा, फुल्ली टैक्सेबल। अगला आया मेडिकल अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसमें देखना पड़ेगा। तो बाकी वाले तो पूरे टैक्सेबल हैं, एक बार बाकी वालों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। लंच 400 रुपए है, उसके बाद 1,000 रुपए है, उसके बाद 600 रुपए, 12 12 12, वेरी गुड, 4,800, 12,000 और ये 7,200। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी ये निकाल लेते हैं बस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हमें मिल रहे हैं 360 रुपए पर चाइल्ड। बच्चे कितने हैं अपने, 2, साल में महीने कितने, 12, कितना आ गया, और एग्जम्प्ट कितना होगा, वो तो 2,400 ही बनना है, 8,640 आ रहा था। 2,400 रुपए एग्जम्प्ट होने। 2,400 क्यों होने पता ही है आपको, 100 रुपए एक बच्चे के, 2 मल्टीप्लाई में 12, तो ये कितना, 6,240 रुपए। ये निकालना आना चाहिए भाई, 6,240 रुपए। अच्छा अलाउंस के बाद क्या आता है, वो कोई भी पैसा जो मॉनेटरी कैश में मिला, वो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है, 30,240 है। ऊपर नहीं था क्या, बड़ा पैसा अमाउंट नहीं है ऊपर, बड़ा ऊपर 2,88,000 है यार। ये सारा टोटल मारोगे 2,88,000 ऊपर है।
3 2 देख लो भाई बाकी के भी टोटल ये बन रहा है नहीं बन रहा। और अगर ये दिल्ली वाला है तो 15% ले लेना है इसका। वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। सिंपल। हाँ, क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बता रखा, तो देख के पता लग जाएगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ के भी पता लग जाएगा। तो या तो क्वेश्चन में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, बाकी नहीं लिखा तो क्वेश्चन पढ़ के पता लगा लो। यहां पे मैंने अजम्पशन ले ली थी कि वो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ये सब दे नहीं रहा। ये मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर निकाला। अब हम लोग अपनी वर्ड फाइल का आंसर निकालेंगे। देखो आपका पेपर एमसीक्यू में एक मतलब आधे घंटे में टॉपिक खत्म हो सकता था, बट इतनी मेहनत इस टॉपिक के लिए चाहिए, क्योंकि पेपर में वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ भी आ सकता है। चलें जी, चलो फिर ये वाला जो क्वेश्चन है। अच्छा अभी तो फर्निश्ड वाला आ गया ना, अब फर्निश्ड का पहले प्रोविजन तो बताना पड़ेगा मेरे को। पहले फर्निश्ड वाले का प्रोविजन बताना पड़ेगा आपको। चलो यहां आ जाओ। तो एक तरफ अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड में हमने पॉपुलेशन वाला केस कर लिया, मैंने करा दिया आपको। अब आ रहा है टेकन ऑन रेंट या लीज पे। तो उसमें क्या करना है जी, विच एवर इज लोअर लेना होता है सर, कितना रेंट पे कर रहा है पूरे साल का और 15% सैलरी का। अब मान लो यही क्वेश्चन होता और मैं आपको बोल देता कि रेंट पे लिया हुआ है, इस बार ओन नहीं है, रेंट पे लिया हुआ है और महीने का किराया जा रहा है जी, किराया कितना जा रहा है महीने का, मान लो 20,000 रुपये जा रहा है। तो 20,000 मल्टीप्लाई में 12, 2,40,000 रुपये हो गया साल का, 2,40,000 और 15% सैलरी। सैलरी कौन सी, यही जो निकाली थी, इसी का 15%। विच एवर इज लोअर, वो जो पैसा निकलेगा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब केस कौन सा करेंगे, अगर ये घर क्या होता, फर्निश्ड होता तो क्या होता। तो फर्निश्ड में आपको क्या लग रहा है, फर्निश्ड में भी आगे दो बातें आएंगी, ठीक है। और दो बातें क्या आएंगी फर्निश्ड में, कि या तो ये घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और या तो ये घर किसमें, लीज में या रेंट पे ले रखा है एम्प्लॉयर ने। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लिखो, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है। फर्निश्ड के अंदर दो बातें, एक में क्या है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, यही वाला केस, और दूसरे में उसने लीज या रेंट पे लिया हुआ है, लीज या रेंट पे लिया। पर इस बार घर क्या है, फर्निश्ड है। इस बार घर फर्निश्ड, इस बार फर्निश्ड घर है। देखो जी क्या कहानी, तो एक तरफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और दूसरी तरफ रेंट पे या लीज पे लिया हुआ एम्प्लॉयर। मैंने ER लिखा है, ये मेरा शॉर्टकट है, मतलब कि एम्प्लॉयर।
अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो अगेन वही स्टेप्स, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेप क्या करेंगे, हाँ जी, एज्यूम कर लेंगे कि ये घर क्या है, अनफर्निश्ड। और अगर ये घर एज्यूम कर लेते अनफर्निश्ड है तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन, यस और नो। और फिर क्या लेना है, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्लस हायर चार्जेस इफ एनी। कहानी खत्म, वही कहानी है सेम। और आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगी। तो कितना आसान है, वही स्टेप है, यहां पे भी वही स्टेप हो जाएंगे। स्टेप्स वही, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, एज्यूम कर लो कि वो घर अनफर्निश्ड है, और अनफर्निश्ड में क्या करना है, वो विच एवरेज लोअर वाला, समझे ना, समझे, विच एवरेज लोअर वाला आएगा ना, क्योंकि लीज और रेंट का केस आ गया। और दूसरा स्टेप सेम, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तीसरा स्टेप हायर चार्जेस इफ एनी। तो वो कुछ नहीं रहा, कॉपी पेस्ट काम चल रहा है, बस वो एक स्टेप बन गया। किसमें, वो छोड़ दो, वो बोला ना मैंने, मिस प्रिंट हो गया वो, इसलिए। अगली क्लास में ये पूरा चार्ट यहां खड़े होके सुनाना है। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, हायर चार्जेस इफ एनी। और सुन लो, चॉकलेट मिलेगी जब ये चैप्टर हो जाएगा खत्म मंडे को। सर सबको नहीं, एक बच्चे को मिलेगी जो यहां आके पूरा चैप्टर सुना देगा। कैसे सुनाना है वो मैं तरीका बता दूं, ट्रेलर मैं दिखा दूंगा आपको कैसे सुनाना है। सर 3 चीजें प्लस होंगी, सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट, ग्रॉस सैलरी आएगा, 3 चीजें माइनस होंगी, कौन कौन सी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर वो गवर्नमेंट में होनी है, प्रोफेशनल टैक्स, फिर सर इनकम निकलेगी, फिर सैलरी में आ जाना, सैलरी में सर ये आएगा, अलाउंस में ये आएगा, रेंट फ्री, परक्विजिट में ये आएगा, पूरा आधा घंटा लग जाएगा सुनाने में। सारे तो आ भी नहीं पाएंगे ना सुनाने, तो मेरे को याद ही नहीं है। तो सुन लो ना, मेगा का देखो क्वेश्चन का भी आंसर है। अगर आपको लगे कि नहीं आपको सारा याद है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को, तो मैं सबको भी दे सकता हूं। तो घर पे क्या करना, मोबाइल लेना, ठीक है। अब ऐसे कैसे यार, तुम्हें तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम। अब तुम कर लो चीटिंग, ठीक है, अपने आप से, फिर ऊपर वाला भगवान देखने वाला है। हाँ ऐसे अपने आप से क्या इतना, ठीक है, कोई नहीं ना हम में से तो ऐसा, फिर घर पे चिटिंग कर लेगा। पहले तो यहां देखते कौन आके सुनाता है, किसमें कितना है दम है भाई, और यहां आने में ही नहीं सुनाना सर, जबकि अभी तो बच्चे कम है। ऐसे बगल में बच्चे भरे हुए हो इतने, तो सर हमें आना ही नहीं है बस। ये कहानी गवर्नमेंट में आ जाते हैं, ये रहा, ये तो रही गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अनफर्निश्ड की। लाइसेंस फीस लेनी होती है बस, लिखवाया तो है, लाइसेंस फीस लेनी होती है। ये रहा ना, पूरा चार्ट देखा जाए, पूरा चार्ट ये है कहानी। और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। रेंट फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का है, घर अनफर्निश्ड है, लाइसेंस फीस ले लो। सर घर फर्निश्ड है, 3 स्टेप, एज्यूम कर लो कि पहले वो अनफर्निश्ड था, फिर 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, हायर चार्जेस इफ एनी, खत्म। अगर आप आ गए कि आप गवर्नमेंट के नहीं हो, आप प्राइवेट सेक्टर एनी अदर, तो उसमें भी 2 बातें, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड। अनफर्निश्ड हुआ फिर 2 बातें,
सर या तो उसका खुद का होगा एम्प्लॉयर का, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, या उसने लीज या रेंट पे लिया होगा। उसका खुद का है सर, पॉपुलेशन चेक कर लो सर, वो बीच वाला याद रखो, वो 10 और 25 वाली रेंज है, उसमें 10% है। अब फिर वो 10 लाख या उससे कम 7.5%, 25 लाख से ज्यादा तो 15%। लीज या रेंट पे लिया है तो जितना लीज और रेंट पे कर रहे हो साल का वो, और 15% विच एवर इज लोअर या लेस बोल लो, खत्म कहानी। फिर फर्निश में तो कुछ करना ही नहीं है, वही स्टेप है, कॉपी पेस्ट। हो नहीं गया यार? अब जो आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो उस क्वेश्चन में देखते हैं कि जी उस क्वेश्चन में क्या किया था इसने। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे जो ये लिख रहा है इसके अंदर, अब देखो क्या लिख रहा है, आरबीआई, और इसने रेंट पे ले रखा है 10,000 रुपए महीना। अब आपको और ऊपर इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी था। तो अब आपको पता लग गया कि जो ये क्वेश्चन है ये फर्निश्ड घर की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये पता कर लेना प्री कंडीशन कि घर फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। उसके बाद गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट वाला नहीं, तो ये गवर्नमेंट वाला नहीं है। अब गवर्नमेंट वाला नहीं है और घर क्या है, फर्निश्ड है। फिर दो बातें देख लो, लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है। यस, लीज रेंट वाला केस है, ये रहा रेंट वाला केस है। अब जैसे ही आया रेंट वाला केस है सर, 3 स्टेप है हमारे पास। पहला एज्यूम कर लेंगे कि ये अनफर्निश्ड था, और अगर ये रेंट पे लिया और अनफर्निश्ड था तो ये देखो कितने पैसे पे कर रहा है सर, 10,000 रुपए पर मंथ। मल्टीप्लाई किससे कर लो, 12 से, 1,20,000, और 15% सैलरी निकालो। तो सैलरी निकालनी पड़ेगी, हमने निकाली थी सैलरी। सैलरी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आ रही थी सैलरी, उसका 15% कितना आ रहा था, 15% बताओ कितना आ रहा था। देखो आपने क्या किया, आपने ये वाला केस आ गया आपके पास। कौन सा केस आ गया बेटा, रेंट और लीज वाला केस आ गया। घर कैसा है, फर्निश्ड है। तो पहले हम क्या मान लेंगे, अनफर्निश्ड, और विच एवर इज लेस में जाएंगे। तो विच एवर इज जब लेस में जाएंगे तो वो रेंट कितना पे कर रहा है, 10,000, 10,000 पे कर रहा था रेंट, और साल का कितना हो गया, 1,20,000। तो 1,20,000 तो ये हो गए, और 15% नहीं निकालोगे बेटा जी, 15% सैलरी का निकालोगे नहीं निकालोगे, कितना आ रहा है 15%, 176। विच एवर इज लोअर वो वैल्यू लोगे ना बेटा यहाँ पे, विच एवर इज लोअर वो वैल्यू लोगे ना यहाँ पे। फिर जाके कॉस्ट 10%, जो कि कितनी आ रही थी, 10% कॉस्ट 2 लाख था ना, 20,000, और फिर हायर चार्जेस 8,000। पता लग गया कैसे आ गए, कईयों को नहीं पता लगा होगा। फिर वो 4,000 एक एसी के हैं, 2 के 8 हो गए भाई, और अब ये तीनों टोटल मार लोगे तो आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ जाएगा वो ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब समझ में आया? ये गरिमा बच्चा इसमें गलती कर देता है, इसमें यहां गलती करने के चांसेस मैंने पहले ही बता दिया कहां मिस्टेक कर सकते हो। तो बच्चा यहां करता है जी गलती। कितना हो रहा है टोटल, डबल 7,176।
ये तो चार्ट बन गया, चीज की क्लैरिटी इतनी बढ़ गई। थ्योरी में बताया पागल हो जाता है आदमी। डबल 7 1 7 6 देख लो, आंसर सही है। यही आंसर आ रहा है ना हमारा, तो आंसर बिल्कुल सही निकाला हमने। क्या बात है, हमने आंसर सही निकाला। अब खेलें 115 बीएसी का खेल क्या है? क्या 115 बीएसी से रेंट फ्री एकोमोडेशन में कुछ फर्क पड़ता है? क्या 115 बीएसी से रेंट फ्री एकोमोडेशन में कुछ फर्क पड़ता है? हाँ जी, यस और नो। मतलब कि अगर आप ये ऑप्शन लेते हो, अगर आप 115 बीएसी ले रहे हो और यहां पे 115 बीएसी नहीं ले रहे, तो उससे कुछ होगा। एक तरफ ले रहे हो, एक तरफ नहीं ले रहे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो सर, हमें पता ही नहीं है 115 बीएसी है क्या, है ना, बस कहानी। तो मैं बताता हूं आपको, फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, कहां पड़ेगा? क्योंकि हम लोग सैलरी का यहां पे स्पेशल मीनिंग ले रहे हैं, और जब सैलरी का स्पेशल मीनिंग ले रहे हैं तो वहां पे एक चीज है, क्या? अलाउंस। क्या अलाउंस और 115 बीएसी में कुछ कुछ है, कुछ कुछ है, ठीक है, तो उसमें कुछ है। कौन कौन से चार हैं उसके अंदर, याद है? ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस, मैंने लिखवाया है अलग से, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट। ट्रैवलिंग, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, और जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो उसके लिए, किसके लिए? डिसेबल पर्सन के लिए। तो अगर ये ऑप्शन ले लिया तो ये वाले अलाउंस क्या होते हैं? अलाउड होते हैं, बस यही वाले। बाकी क्या हो जाते हैं? विड्रॉ। क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आया था यहाँ पे? क्या वो विड्रॉ हो जाएगा? यस। क्या वो अजम्पशन वाली लिमिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब सुन लो ध्यान से, पहले मैं नीचे नोट लिखवा दूंगा बाद में। अब मैं यहां पे जब 115 बीएसी से करूंगा ये क्वेश्चन, पूरा क्यों नहीं ले रहा? चलो मैं ही बता देता हूं आपको।
यही क्वेश्चन 24,000 वाला था क्या? ठीक है, तो जब मैं अब ये ऑप्शन लूंगा 115 BAC, जब मैं अडॉप्ट करूंगा तो उसमें क्या होगा, देखो उस केस में क्या होना है। अब 115 BAC, ये देखो यहां पे 115 BAC आ गया, तो 115 BAC में क्या होगा, बेसिक सैलरी 24,000 ही आएगी, DA 800 ही आएगा, लंच अलाउंस, ये तो जो तो टैक्सेबल पूरे होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि पूरा टैक्सेबल नहीं होता, वो 520 मल्टीप्लाई में 12 जो हमने निकाला था वही आएगा। ये पहले पर मंथ ले रहा है, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हमारा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पूरा टैक्सेबल? ये क्योंकि सर अगर आप 115 BAC लेते हो तो केवल यही 4 अलाउंस है जिनका बेनिफिट मिलता है, इसके अलावा जो भी अलाउंस है उनका बेनिफिट नहीं मिलता। तो भाई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इन 4 में तो आता है नहीं, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट किसी में नहीं, और ट्रांसपोर्ट तो डिसेबल वाले के लिए ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो इनमें कहीं नहीं आता। ये पूरे 720 रुपये ले लिए जाएंगे, तो वो स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी में फर्क आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया? तो हम लोग बस क्या लिख लेंगे, कहां पे फर्क आना है, क्या मतलब मैं ये बोल सकता हूं 115 BAC का रेंट फ्री एकोमोडेशन से कुछ लेना देना है? देखा जाए तो नहीं है कुछ भी लेना देना, वो तो आपको स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या है याद होना चाहिए, आपको स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर याद होना चाहिए कि भाई अलाउंस के अंदर 115 BAC का लेना है, तो लिख लेना वहां पे कि 115 BAC का रेंट फ्री एकोमोडेशन से कोई लेना देना नहीं है। बट जो स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी है वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां पे 115 BAC लग रहा है और कहां पे लग रहा होगा, अलाउंस के अंदर लग रहा होगा, बस सिंपल। चलो पेज नंबर 16 निकाल लो। पेज नंबर 16, तो ये पूरी यहां पे थ्योरी लिखी हुई है रेंट फ्री एकोमोडेशन की, जो कि हमने कवर कर ली। ये नहीं आया अभी 24% वाला सी केस, ये देखो क्या कहानी कहता है। अगर ये चार्ट आ गया ना, पढ़ना कैसे लिखा हुआ है ये सब, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, लाइसेंस फीस, अदर एम्प्लॉय, ठीक है जी, एकोमोडेशन ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो बताया था आपको पॉपुलेशन चेक कर लेना, हायर और लीज या रेंट पे लिया हुआ है तो 15%, और ये हो गया ना यहां तक, विच एवर इज लोअर। थर्ड केस आ गया, थर्ड केस देखो, एकोमोडेशन कहां प्रोवाइड करवाया जा रहा है, होटल, पता है ना होटल क्या होता है, तो एकोमोडेशन कहां प्रोवाइड करवाया जा रहा है, होटल में। तो भाई होटल में होगा तो क्या होगा, 24%, ज्यादा लेंगे, ज्यादा में से होटल के 24% किसका, सैलरी का, और एक्चुअल चार्जेस पेड बाय या पेबल टू सच होटल, कौन पे कर रहा होगा, वो एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा, ठीक है, विच एवर इज लोअर। सैलरी का क्या मीनिंग है, वही स्पेशल मीनिंग जो यूज होना है RFA के अंदर, सभी के लिए सेम है। तो होटल वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में MCQ, ठीक है। उसके बाद आ गए यहाँ पे कुछ नोट बता रखे हैं इंपॉर्टेंट। पहला नोट किस चीज का है जी, फर्निश्ड वाले का बता रखा है, किसको छोड़ दो, होटल को, तो हमने कर लिया, मैंने बता दिया आपको क्या लेना होता है, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लेना होता है, और अगर हायर पे कर रखा हो तो जो हायर चार्जेस होते हैं वो लेने होते हैं, ठीक है। और हायर चार्जेस में से आप कुछ पे कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये बोन है ना, वो हॉर्न नहीं था, मतलब वो बी है, ठीक है। आगे बात समझ में, मतलब कभी कुछ पढ़ो और तुम्हें हो जाए कि ये क्या है, तो अपना भी तो दिमाग लगाओ, ठीक है।
तो डिडक्शन का मतलब तो पता ही है, माइनस होना। भाई हायर चार्जेस कितने थे एसी के? 8,000। साल के आपसे 2,000 रुपये रिकवर कर लिए जाते हैं, तो अब कितने पैसे लोगे? 6,000 रुपये। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो। उसके बाद परक्विजिट शैल बी एग्जम्प्ट इन द फॉलोइंग केसेस, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे परक्विजिट क्या होने वाली है? एग्जम्प्ट होने वाली है। पहला, अगर होटल में कितने दिन के लिए, इसको काट के क्या कर देंगे? अप टू 15 डेज। वो ज्यादा सिंपल लैंग्वेज होती है। नॉट एक्सीडिंग क्या होता है? अप टू 15 डेज। अगर 15 दिन तक, ये लिखा सही है, वो मैंने कटवाया है जानबूझ के। अगर आउटसाइड द सिटी गए तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, बताया था, डेली अलाउंस मिलेगा। फिर होटल का जो खर्चा है वो कौन पे करेगा? तुम पे करोगे? नहीं, वो कंपनी पे करेगी। अच्छा, हो सकता है जैसे मेरा भाई जाता है, तो मेरा भाई क्या है असली में उसमें हेड बना हुआ है, तो वो उसने पे कर दिया वहां। जैसे मैंने आपको बताया केओडी, गुड़गांव में केओडी है ना? कोई गया है केओडी? कोई नहीं गया। अच्छा जी, जैसे यहां क्या है, वो वर्ड्स ऑफ वंडर क्या है, हाँ, वहां गए हो? गए? कौन कौन गया है? अच्छा, मैं तो गया हूं भाई। हम तो क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चे हम सब चले गए। ठीक है जी, तो वो कहानी है। तो क्या होता है अब भाई, वहां का मान लो भाई खर्चा 2,000 रुपए एक आदमी का। तो मेरा भाई जब केओडी गया था, तो पता क्या हुआ था? वहां का जो पास है वो 2,000 का भी है, 4,000 वाला भी है, अलग अलग है। तो भाई ने 4,000 वाला पास लिया और जितने एम्प्लॉइज थे फोन कर लिया, भाई जो आ रहा था सबको मेरे भाई को इन्फॉर्म करना था। हम लोग भी कौन थे? मैं और मेरी वाइफ कौन थे? उनके एम्प्लॉय थे, फिड्यूशरी। क्योंकि सबने थोड़ी ना आना होता है। आप समझ, संडे का दिन होता है, हर कोई थोड़ी ना आना होता है, तो हम लोग फ्री में। वो और उसकी वाइफ तो चलो ठीक है, बनता है, ठीक है भाई, हस्बैंड उस कंपनी में बनता है, हमारा थोड़ी ना बनता है, हम फ्री में। 8,000 रुपए, 4 मेरे 4 वाइफ के, खाना पीना, वहां शो देखना, कॉन्सर्ट होते हैं वहां पे, वो शो देखो, फ्री में सब कुछ। सही है, पकड़ लो ऐसे लोगों को। ऐसी ही मेरी वाइफ है, तो उनको क्या मिलता था? मूवी टिकट मिलता था हर मंथ, तो 2 टिकट मिलते हैं। आ गई बात समझ में? मैरिज से पहले भी 2 ही मिलते हैं, क्योंकि महीने के क्या है, 2 टिकट फ्री है। महीने के क्या है, 2 टिकट फ्री है। आ गई जी बात समझ में? तो मूवी देखो फ्री में। और एक पहली मूवी जो देखी मतलब मैरिज के बाद, ट्यूबलाइट। मैं तो ट्यूबलाइट, मेरा ट्यूबलाइट बन गया था। बताओ, मैं क्या मूवी यार, बेकार। अच्छा, हुआ भी क्या, मेरी वाइफ ने मना कर दिया था नहीं देखना। क्यों? उसको पता है बेकार मूवी है। मैंने कहा फ्री की है, देखेंगे क्या जा रहा है। आ गई बात समझ में? है? और नहीं, टाइमिंग नहीं बन रहा था ना, चक्कर ये। हम शाम को पहुंचे थे, तो हमारा टाइमिंग मतलब और किसी मूवी का टाइम ही नहीं बन रहा था। और फिर मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, मतलब मेरा जो टाइम है एंटरटेनमेंट का, ये टाइम था भाई, स्लॉट शाम का। और उस टाइम पे वही मूवी थी जिसका शो चलना था। ये कहानी, मैं देख लेते क्या जा रहा है, फ्री में। तो होटल समझ में आया। अब वही वाली होटल वाली भी कहानी, वाइफ जा रही है हिमाचल ऑडिट के लिए, मैं फ्री में। समझ गए कहानी? कंपनी को पता है, ऐसा नहीं है कि आप चोरी कर रहे हो, कंपनी को पता है सब कुछ A to Z। ठीक है जी, इनके हस्बैंड जा रहे हैं साथ में, कंपनी खुद ही कहती जाओ ना, क्या दिक्कत है, खर्चा भी हम ही दे रहे हैं। ठीक है, पर कोई कंपनी वाले ना दें तो फिर आप उनको बोल नहीं सकते कि तुम दो खर्चा। ये कहानी। तो आपकी सेटिंग है भाई, आप HR से जैसी सेटिंग होगी, HR डिपार्टमेंट होता है, पता ही है आपको, बस जैसी आपकी सेटिंग, वो वाली कहानी। दूसरा क्या दे दिया? हाँ जी, पढ़ो इसे, दूसरा क्या दिया हुआ, और मुझे जरा समझाओ, मैं पानी पी लूं यार। दूसरा बताओ क्या कहानी। माइन साइड की बात कर रहा है, ऑन शोर, ये क्या कहानी है? तुम भी पानी पी लिया करो, मैंने तो बोतल खत्म कर दी इनकी। ठीक है, बहुत जरूरी। ऑफशोर
डैम भी है, पावर भी है, और ही और पड़े भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो माइनिंग साइट पे काम चल रहा है और एम्प्लॉय है, वर्क काम कर रहा है वहां पे। तो उस केस में क्या बोला गया, अब भाई किसी माइनिंग साइट में काम चल, कोई कोयले की खान है या कुछ भी है, कोई माइनिंग साइट है जहां पे काम चल रहा है, तो उस केस में क्या बोला गया, एग्जम्प्ट है जी। कोई परक्विजिट अगर आपको मिल रही है तो वो हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। मतलब मान लो वहां पे रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल गया, तो वहां पे पता है रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या है, वो तंबू गाड़ देते हैं, वो ऐसे ही बना देते हैं, टेम्परेरी पर्पस के लिए बना देते हैं, रहने के लिए। अब मुझे बताओ, आप इतने अच्छी पोस्ट पे हो, सालाना आप मतलब महीने की आपकी 2-3 लाख रुपए की सैलरी है, तो भैया ये थोड़ा ना बोलेंगे चल जी ओपन ही सो जा तू, कुछ तो शेड बनाएंगे ना उसके लिए। बाकी वो टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है, पर बढ़िया बनाते हैं बिल्कुल एकदम, जैसे अभी लोग रह रहे हैं, ठीक है, आंदोलन में, तो बनाते बढ़िया है भाई। ऐसी नहीं, फैमिली भी आई ना कहीं तो भाई ऐसे थोड़ी ना कि बेकार सा बना, बहुत भाई जबरदस्त। देखा नहीं एक भिखारी का घर, तो भाई वो BMW निकल रही है, भाई ये क्या हो रहा है भिखारी भाई। ऑन शोर ऑनलाइन ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है उस साइट के अंदर, ठीक है जी। तो एक ऑन शोर है और एक ऑफ शोर है, ठीक है जी। ऑफ शोर क्या होता है, जो बाहर हो रहा है, और ऑन शोर क्या होता है, समुद्र में है जी। तो रिलायंस की ऑयल रिफाइनिंग है समुद्र में, तो वहां से क्या है, अंदर से निकाल रहे हैं। और ऑफशोर क्या होता है, ऑन का मतलब क्या बताया मैंने, अंदर, ऑन का मतलब अंदर और ऑफ का मतलब बाहर। उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट है। कई बार जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट की साइट है कि आपको 2 महीने वहीं रहना पड़ेगा, तो जो वहां पे एकोमोडेशन मिला वो सारा फ्री। बस ये एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए, माइनिंग, ऑफशोर, ऑनशोर, डैम साइट पे भी होता है। अभी जो हुआ था, अभी आपने देखो तो वहां भी कितने लोग काम कर रहे थे, ठीक है नहीं। पावर जनरेटिंग साइट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे स्पेसिफाई किए गए हैं एरिया, तो आप नंबरिंग कर सकते हो, एक माइनिंग, ऑनशोर और ऑफशोर ये ऐसे कर सकते हो। फिर प्रोजेक्ट साइट है, डैम है, पावर है। तो 6 चीजें ये बता रखी यहाँ पे। पहला क्या था, होटल 15 दिन के लिए, तो 15 दिन रहो, मजे से रहो। तुम्हें एक प्लानिंग बता दूं जबरदस्त, तुम भी हंस पड़ोगे, मतलब कि सर धज्जियां उड़ा दी आपने लॉ की, ये तो दिमाग हो ना खुरापाती। तुम सोच सकते हो कुछ, रहूंगा पूरे महीने रहूंगा, बताओ फ्री में रहूंगा, लॉ में 15 दिन लिखा है, फ्री में रह लूंगा, बताओ कैसे। हाँ जी, यही चीज सीखनी है आप लोगों को। एक पढ़ के क्वेश्चन तो सभी करके जाएंगे, प्लानिंग कौन करवाएगा तुमसे। ये नहीं जाके सर हमसे ये सब काम करवाते हैं, मतलब प्लानिंग सिखा देते हैं। मैं तो भाई पढ़ाई का यूज बता रहा हूं। डॉक्टर है, अपनी जो फीस है उसकी आई साइड चेक करता है। ऐसे भी डॉक्टर हैं 100 रुपए में चेक कर लेते हैं, और ऐसे भी भाई साहब सीधे 2000 रुपए लगेंगे। वही वाली बात है, ऑपरेशन है एक, कहीं ऐसे भी है भाई लो इतने में हो जाएगा, कहीं ऐसे में ले भाई। अच्छा, हमारे जब बीमारी वाली बात होती तो हम भी सोचते जहां पैसा ज्यादा लग रहा है वहां ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे अभी क्या होता है, मैरिज के बाद जैसे मान लो, अब जैसे मेरा भाई है तो बेबी हुआ, तो भाई साहब अब मुझे क्या पता था पहले कि वो पूरी वीडियो बनेगी, पूरी वीडियो बनती है। पहले मतलब मेरी मम्मी के टाइम पे या आपकी मम्मी के टाइम पे ऐसा नहीं होता, पर आजकल तो भाई साहब पूरी वीडियो बनती है, हस्बैंड को अलाउड होता है वहीं पे रहेगा। अब मेरे जैसे हस्बैंड, हम तो बाहर नहीं भाई, पहली बहुत डर लगता, हॉस्पिटल में बहुत डर लगता। वैसे नहीं डरता मतलब किसी चीज से, पर इन चीजों से मतलब बड़ा वो लगता है, ऐसा होता है दिमाग कुछ होने लग जाता है वहां जाके बस भाई। अब जब किसी के फ्रैक्चर हो वहां सारे ही फ्रैक्चर दिमाग थोड़ा ना वो हो जाता है, ऐसा मतलब पसंद नहीं है आपको कि सर किसको पसंद हॉस्पिटल जाना। अच्छा, मेरे को जब एक बार बचपन में टाइफाइड हुआ था तो मेरे को बड़ा मजा आया था हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि हमारे क्या है, कैंट के हॉस्पिटल सरकारी, तो वो वहां पे वो भाई साहब खाना पीना ऐसे मिल रहा था, टाइमिंग बिल्कुल एकदम 6 बजे, ये चीज तो उसी टाइम 6 बजे आ गई। मैं ऐसा तो घर पे भी नहीं होता है, यहाँ तो बड़े मजे आ रहे। अरे वहां यार, वहां वो बड़ा अच्छा रखते, ये कहानी।
वो मतलब आर्मी के वो वाले सरकारी नहीं, वो बिल्कुल एकदम कैंट के अंदर वाले। वो भाई साहब जबरदस्त, मजा ही है। हाँ, या बेस पर यहाँ तो, अब जैसे यहाँ तो क्या है ना, बेस में थोड़ा रश होता है। हम जैसे गोवा रहे, एमपी रहे, वहां ना भीड़ कम है, पॉपुलेशन कम, तो समझ गए ना, जहां भीड़ कम होगी वहां फैसिलिटी। अब जैसे आप किसी बाहर कंट्री में जाओगे तो इतने लोग थोड़ी ना मिल जाते एकदम से। यहाँ तो भाई लक्ष्मीनगर जितने लोग तो वहां कभी दिखते ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा तो नजर आते होंगे, यहाँ तो डेली दिख जाते हैं लोग, डेली देख लो। एक बच्चा आता था मेट्रो से, क्योंकि अभी तो पता नहीं मेरे को, कह रहा सर मैं बाहर ही खड़ा था, अंदर जाने का मैंने सोचा नहीं था कि अंदर जाना है, पर भीड़ ने मुझे अंदर डाल दी। और एक लड़की बताई सर मुझे उतरना नहीं था, पर भीड़ ने मुझे यमुना बैंक उतार दिया, क्योंकि मुझे तो लक्ष्मीनगर आना था। कहे सर वो भीड़ ने उतार दिया, इस वजह से आज आपकी क्लास में लेट आई हूँ। हाँ, कह रही सर मैं वहीं खड़ी थी गेट में। हाँ जब तक मैं अंदर जाती वो गेट ही बंद हो गए लो। और मैंने वो किसी, पता नहीं वायरल हुई थी वो वीडियो, तो एक लड़का वो कुछ फेंक देता है ना, मेट्रो में कुछ फेंक देता है, वो पता नहीं कुछ फेंकता है, तो वो डोर जो होते हैं वो क्लोज होने से, हाँ वो बंद होने वाले होते हैं डोर। हाँ हाँ, वो किसी बच्चे ने मेरे को भेजी थी, वो कुछ फेंक देता है, वो बीच में फंस जाती है चीज, पता नहीं बैग होता है क्या होता है, जो भी है। हाँ मैंने, बताओ सही है भाई और इंडिया में तो यही काम करने के लिए होते हैं, है ना। अमेरिका बंद हो रही है, बंद होने दो, अगली में जाना है, ठीक है। हाँ लोग सारे अंदर अच्छा, कहीं तो जानबूझ के भी करते, पहले होने दो बंद फिर खोलेंगे, ठीक है। वही वाली बात है ना, यहाँ शो ज्यादा होता है ना, बस आप नई गाड़ी लेके आए तो आपको लोगों को दिखानी, तो भाई साहब आप ऐसे चला रहे हो जैसे बस पता नहीं क्या चला रहे हो, वही वाली कहानी। ये समझ में आ गया ना। अच्छा ये बताना है आपको होटल का कैसे करते हैं, 30 दिन रह लोगे, कुछ भी नहीं है श्वेता। 15 दिन एग्जम्प्ट है, 16वें दिन चार्ज लगना है, तो एक दिन के पैसे आप दे दो ना वहां पे। और फ्लाइट से ही तो आते हो आप, एक दिन का पैसा आप क्या कर दो, दे दो, और फिर अगले 15 दिन क्या जा रहा है आपको, एक दिन के पैसे पे कर दो और रहो। आप 15 ही दिन रहे हो अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि पहले 15 दिन रहे, फिर आपने एक दिन का रेंट पे कर दिया कि जी आज का ना मेरी जेब से जाएगा सारा। गलती से लिख भी मत देना, क्योंकि वो अकाउंट ऑडिट वाले आ गए भाई चेक करने, ये क्या है, उसके वहां वो सैलरी, ये वो गड़बड़ हो रही है, ये क्या हो रहा है, धज्जियां ऐसे उड़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, रहो आराम से। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपनी में गए तो वहां एचआर वाले को फोन करते हो, पता है मैं कौन हूं, सीएस हूं, और 15 दिन कानून में लिखे होंगे मैं रहूंगी महीने, ठीक है, तुम्हें पैसे भेजने। एचआर वाला भी डरता है कि भाई एक हायर पोस्ट में बंदा है, लीगल डिपार्टमेंट का हेड है, अब जो बोल रहा है वो करना है, ये कहानी है। बाकी उसको भी इतनी चीजें कहां पता होती हैं, ठीक है, उसको तो पैसे देने से मतलब है, वो तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारी सैलरी में जो टैक्स लगेगा, महीने के 2-3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, कम से कम 40-45 हजार रुपए टैक्स चला जाएगा, 40-45 हजार रुपए टैक्स, जिसकी सैलरी महीने की 2-3 लाख रुपए। बड़ा दुख होता है उन लोगों को, ठीक है, कि 40-45 हजार रुपए तो टैक्स भर रहे हैं महीना। वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन केस ऑफ डबल एक्यूमुलेशन, ये क्या कहानी, डबल एक्यूमुलेशन कह रहा है। पहले 90 डेज क्या बोला है, द वैल्यू शैल बी एक्यूमुलेशन हुज वैल्यू इज लोअर when computed as per the above rules, और आफ्टर 90 डेज क्या बोला है, दोनों में टैक्स कर देगा भाई, क्या कहानी। कह रहा है डबल एक्यूमुलेशन, आप दिल्ली में रहते हो, आपका ट्रांसफर हो गया मुंबई, अब बीवी बच्चे तो यहां रह रहे हैं, पर हस्बैंड कहां चला गया, मुंबई चला गया। अब वो रह कहां रहे हैं एक्यूमुलेशन में, जो एम्प्लॉयर का एक्यूमुलेशन है, और वहां कहां रह रहा है, वो भी एम्प्लॉयर का है, भले ही वहां अकेले रह रहा है। इनकम टैक्स वाला कह रहा है भाई क्या बात है, डबल एक्यूमुलेशन, तो ऐसा कर कि दोनों एक्यूमुलेशन की वैल्यू निकाल ले। कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, रेंट फ्री एक्यूमुलेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों में जो लोअर है वो टैक्सेबल करा ले। अब ये बेनिफिट दिया है तुम
तुमने ज्यादा वाली करा ली, इनकम टैक्स कभी कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अच्छा, हम एकेडमिकली पेपर देके आएंगे तो हमें तो क्या है, लोअर वाला ये आंसर करके आना है ना कि लोअर वैल्यू टैक्सेबल होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ज्यादा भी कर दी तो इनकम टैक्स वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? और आफ्टर 90 डेज क्या होगा बताना जरा। आफ्टर 90 डेज क्या होगा, दोनों ही टैक्सेबल हो जाएंगे। तो पहले 90 दिन मजे ले सकते हो, पहले 90 डेज आप बेनिफिट ले सकते हो। तो इसके अंदर याद रखना, ए बी सी अपने नोट्स में देख सकते हो, 3 केस थे। एक फर्निश्ड वाला, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा एग्जम्प्ट वाला, एग्जम्प्ट वाला कहां पे भाई, होटल में। उसके बाद वो माइनिंग, ऑनशोर, ऑफशोर, डैम, पावर जनरेट, वो सब दिया हो। और उसके बाद डबल एक्यूमटेशन आ गया। पहले 90 डेज दोनों की वैल्यू निकालो, दोनों एक्यूमटेशन की, विच एवर इज लोअर वो टैक्सेबल कराओ। आफ्टर 90 डेज दोनों ही टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके बाद जो आ रहा है उसमें पूरा 1 घंटा लगेगा, तो आज ये टॉपिक नहीं लेंगे। मोटर कार वाला कि मुकेश अंबानी है जी, गाड़ी मिल रही है उसको, क्या होने वाला है उसकी बात इसके अंदर दी हुई है। क्या करें, बाकी करें और कुछ आगे, इतना ही बहुत है। चलो इतना ही बहुत है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू वेरी मच। 15 मिनट का ब्रेक।